Hello everyone, I am your educator Sumat Soni. Welcome back to my channel Scorecard Classes. Today we will discuss Class 8 Science NCERT Chapter 3 Synthetic Fiber and Plastic. यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं अबाउट व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स मेड अप फ्रॉम पॉलीमर। उसके अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, है ना, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्लास्टिक। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक 3.4 में प्लास्टिक। यू गाइस आर वेरी फैमिलियर विद द टर्म प्लास्टिक, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं जो प्लास्टिक से बने हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो घर में आसपास जितना भी हम देखते हैं तो प्लास्टिक के मटेरियल ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो होता है क्या है, जैसे सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर है, ठीक है ना, वैसे ही प्लास्टिक भी किससे बना हुआ है, पॉलीमर से बना हुआ है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब हम अपने आसपास जितने भी प्लास्टिक देखते हैं तो हमको तो देखने के बाद तो ये लगता होगा कि जितने भी प्लास्टिक है उनका अरेंजमेंट क्या है, सेम। ऐसा नहीं है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट मिलते हैं हमें प्लास्टिक के अंदर। तो फर्स्ट वन इज़ लीनियर। लीनियर जैसे हम जानते हैं, लीनियर वर्ड क्या होता है, एक सिंपल लाइन, ठीक है। तो अगर किसी प्लास्टिक का स्ट्रक्चर लीनियर बना हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी इन्फिनाइट यूनिट्स है, यहाँ पे भी क्या है, इन्फिनाइट यूनिट्स है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर। ऐसे प्लास्टिक जो लीनियर स्ट्रक्चर में है, मतलब सिंगल लाइन में जा रही है, एक लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लीनियर प्लास्टिक। एंड क्रॉस लिंक्ड। अब क्रॉस लिंक का मतलब तो सब जानते हैं, क्रॉस लिंक क्या होता है, आपस में क्रॉस होना। अगर मैं इसी के नीचे इसको क्रॉस लिंक कर दूँ, है ना, ये दो लीनियर प्लास्टिक मैंने ले लिए और आपस में इनको मैंने क्या किया, क्रॉस लिंक, तो ये भी क्या बन जाएंगे, क्रॉस लिंक प्लास्टिक। इसका मतलब ये कि ये आपस में, पहले लीनियर वाले में तो क्या थे, ये आपस में ऐसे हॉरिजेंटली कनेक्टेड थे। अगर ये वर्टिकली भी कनेक्टेड होंगे इस वाले पार्ट से तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक। अगर आपके एग्जाम में अरेंजमेंट पूछा जाता है प्लास्टिक का तो आपको एक क्या बताना है, लीनियर अरेंजमेंट बताना है। सेकंड वन इज क्रॉस लिंक। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको दो लीनियर अरेंजमेंट करके उनको आपस में परपेंडिकुलरली क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अगर आप चारों तरफ नज़र घुमा के देखोगे तो आपको सिर्फ प्लास्टिक प्लास्टिक नज़र आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम प्लास्टिक ही क्यों यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। फर्स्ट, अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज। इन प्लास्टिक को किसी भी शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हैं। सेकेंड वन, ईजिली मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब क्या है, इट कैन बी शेप इन एनी फॉर्म। हम किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गया कि हमें किसी भी शेप का कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, हम वो प्रोडक्ट किसी बना सकते हैं प्लास्टिक से। सेकेंड है रिसाइकल। प्लास्टिक को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की कि हम प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल, एक प्रोडक्ट बनाया है हमने प्लास्टिक का, उसको हमने यूज़ कर लिया, उसको डिफॉर्म करके फिर हमने उसी प्लास्टिक से दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। सेकेंड, रीयूज़। हम प्लास्टिक को बार बार यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो प्लास्टिक का कोई कंटेनर है, किसी उसके अंदर कुछ अपने खाने की चीज़ आई है प्लास्टिक के अंदर, हम उसको जब वो खाली हो जाएगा तो हम उसको दोबारा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड कलर। प्लास्टिक का तो जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में प्लास्टिक अवेलेबल है। मेल्टेड। प्लास्टिक को हम ईजिली मेल्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट आप लो और उसको आप बर्नर के ऊपर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रोल्ड इनटू शीट्स। प्लास्टिक को हम पतली पतली शीट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड इनटू वायर्स टू, और हम उसको प्लास्टिक को वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, मेल्टेड हो जाता है, जिसको हम शीट्स और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीथीन। इस वर्ड से भी आप बहुत सभी लोग फैमिलियर होंगे क्योंकि पॉलीथीन बैग्स हम घर के अंदर यूज़ करते हैं। तो पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो कुछ प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ईजिली बैंड हो जाते हैं। आप देखोगे किसी प्लास्टिक को लिया, आपने उसको बैंड किया, वो ईजिली बैंड हो गया। लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जो ईजिली बैंड नहीं होते। अगर आप फोर्स लगाते हो उन प्लास्टिक को बैंड करने के लिए तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर आपने देखा होगा किसी प्लास्टिक के अंदर अगर हम हॉट वाटर डालते हैं तो कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। अगर लेकिन किसी प्लास्टिक के अंदर हम हॉट वाटर डालें और वो डिफॉर्म नहीं होंगे।
तो प्लास्टिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि कुछ प्लास्टिक के ईजिली बैंड हो जाते हैं, कुछ ईजिली बैंड नहीं होते, कुछ हॉट वाटर डालने के बाद डिफॉर्म हो जाते हैं और कुछ डिफॉर्म नहीं होते। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हमने 2 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर ध्यान से आप इन दोनों टर्म्स को देखोगे तो सिर्फ सेटिंग का ही डिफरेंस है। अगर इसमें से सेटिंग हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। तो पहला प्लास्टिक है हमारा थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आप सोचोगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ही लिखे हुए हैं मैंने, डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग। ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर ईजिली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, जिनकी शेप चेंज हो जाती है, वो तो क्या होते हैं अपने थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग को देखते हैं, मोल्डेड वंस, एक बार अगर इनको बना दिया गया, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, इसको हम दोबारा डिफॉर्म करके दूसरी शेप नहीं दे सकते। तो हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक में हमने एक बार प्लास्टिक बनाया, उसको हमने हीट किया, डिफॉर्म करके उसकी शेप हमने चेंज कर दी। बट थर्मोसेटिंग में अगर एक बार प्लास्टिक को हमने बना दिया तो हम उसको हीट देके डिफॉर्म भी कर सकते और उसकी दूसरी शेप नहीं बना सकते। एक बार जो चीज़ बन गई वो बन गई। तो आप इनको याद करने का तरीका ये है कि इसमें सेटिंग नहीं है, इसमें क्या वर्ड यूज़ आ रहा है, सेटिंग, यानी कि एक बार बनाया तो वो चीज़ क्या हो गई, सेट हो गई। अब भैया तुम उसको कितना भी जला लो, वो डिफॉर्म होके उसको हम दोबारा दूसरी शेप नहीं दे सकते। तो किस वर्ड से आप याद रखोगे, सेटिंग। एक बार जो बन गया वो अच्छे से सेट हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये है, कैन बी ईजिली बैंड। इस वाले प्लास्टिक को हम ईजिली बैंड कर सकते हैं, बट थर्मोसेटिंग को कैन नॉट बी ईजिली बैंड, इसको हम बैंड नहीं करेंगे। और ज़्यादा अगर हमें फोर्स लगा के इसको बैंड करने की कोशिश की तो इससे पहले मैंने आपको बताया, तो ये क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अपना पॉलीथीन एंड पीवीसी। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है ये किस किस पे यूज़ हो रहे हैं, टॉयज़ में, कॉम्स में, कंटेनर में, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। थर्मोसेटिंग के जो एग्जांपल बेकेलाइट एंड मेलामाइन है, किस किस में यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच में। तो आप ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ हो रहे हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये वाला जो टॉपिक है अपना थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में, ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। अगर उसको डेफिनेशन या अबाउट वन पर्टिकुलर प्लास्टिक के बारे में पूछना होगा तो आपसे थर्मोप्लास्टिक के बारे में पूछेंगे, क्या होता है, व्हाट आर द थर्मोप्लास्टिक, एंड सेकंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। या फिर आपसे एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर उसको हट के कुछ पूछना है तो आपसे पूछेगा यूजेस ऑफ बेकेलाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेलामाइन एंड यूजेस ऑफ मेलामाइन। तो हम बेकेलाइट के बारे में बात करते हैं। बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इसके अंदर से हीट भी नहीं जा सकती, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जा सकती, तो बेकेलाइट को हम किस में यूज़ करेंगे। अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती तो हम इसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ करेंगे। तो आप नोटिस करोगे जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो किससे बने हैं, सारे के सारे किससे बने, बेकेलाइट से। क्यों, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। सेकेंड वन, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, जो आप जाके किचन में देखोगे, जो कुकर का जो हैंडल में जो ब्लैक कलर का लगा हुआ किससे बना हुआ है, बेकेलाइट। कढ़ाई में पकड़ने के लिए दोनों तरफ जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं वो भी किससे बना होता है, अपना बेकेलाइट। अब हम आते हैं मेलामाइन। मेलामाइन जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेट्स हम शादी में यूज़ करते हैं, किसी फंक्शन में प्लेट सारी किससे बनी होती है, मेलामाइन। क्यों, रेसिस्ट फायर। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये फायर को आगे बढ़ने से या फायर को जलने से क्या करता है, रोकता है। टॉलरेट हीट, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि हाई हीट को भी टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है। तो हम मेलामाइन से क्या बना रहे हैं, फ्लोर टाइल्स। आपने देखा होगा आपके घरों में टाइल्स यूज़ होती है, वो किससे बनी हुई है, मेलामाइन से। किचन वेयर, जैसे मैंने बताया कि शादी में हमें जो खाने को प्लेट दी जाती है वो किससे बनी है, मेलामाइन से। वो भी क्या है, किचन वेयर्स जो हम डिनर सेट यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो भी क्या है, अपना मेलामाइन से बना है। फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ऐसे फैब्रिक्स बनाते हैं जो फायर को रेजिस्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस 3.5। अब हमने प्लास्टिक को एज ए मटेरियल क्यों चूज़ किया है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों है, तो आपको ये 4 चीज़ें तो याद रखनी है। या प्रॉपर्टीज़ पूछा जाए प्लास्टिक के बारे में, या फिर एडवांटेजेस पूछा जाए प्लास्टिक के, तो आपको ये 4 चीज़ याद होनी चाहिए। लाइट वेट, फर्स्ट ये क्या है,
प्लास्टिक बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप एक हाथ में प्लास्टिक का कंटेनर और दूसरे हाथ में आप कांच का कंटेनर उठा के देखेंगे तो आपको ये कांच का कंटेनर क्या लगेगा, हैवी लगेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की, एडवांटेज क्या है कि लाइट वेट है। लाइट वेट है इसलिए हम इसको कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेस क्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं, किसको, प्लास्टिक को। सेकेंड वन इज़ लोअर प्राइस। तो इकोनॉमिकली क्या है, प्लास्टिक क्या है, चीपर है अदर देन अदर मटेरियल्स, है ना। एंड गुड स्ट्रेंथ, प्लास्टिक की स्ट्रेंथ भी क्या है, गुड है। देखना आप जो प्लास्टिक के जो कंटेनर है काफ़ी सालों तक चलते हैं, लेकिन आप किसी और मटेरियल के कंटेनर यूज़ कर लोगे तो कुछ करोड़ हो जाएंगे, किसी में रस्ट लग जाएगा और कुछ क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ ईजिली हैंडलिंग। हम प्लास्टिक को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडलिंग का मतलब क्या है, जैसे हम वॉश कर रहे हैं ना, जैसे प्लास्टिक के किसी कंटेनर को वॉश कर रहे हैं और कांच के कंटेनर को वॉश कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के कंटेनर को साफ वॉश करने में भी क्या होगा, कम मेहनत लगेगी और कांच के कंटेनर को वॉश करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। सेम कांच का कंटेनर अगर स्लिप हो गया अपने हाथों से तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और सेकंड क्या है, एक जगह से अगर दूसरी जगह हमें ट्रांसफ़र करना है तो प्लास्टिक के कंटेनर को तो हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट अदर मटेरियल्स को हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 ऐसे एडवांटेज हैं प्लास्टिक को, उसको एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस बनाते हैं। सेकेंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। अब आपके बुक पे 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं प्लास्टिक को और ये डायरेक्ट 5 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। सबसे पहले तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि प्लास्टिक एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल। कैसे, डो नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। वाटर और एयर के साथ ही तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो अपने तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी प्लास्टिक वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम प्लास्टिक की वजह दूसरा मटेरियल यूज़ करते हैं तो जनरली सारे मटेरियल्स क्या हैं कि सारे मेटल्स क्या हैं, वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि नॉर्मली सारे के सारे मेटल्स क्या हैं, वाटर और एयर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपना आयरन, अगर आयरन वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर देगा, रस्ट फॉर्म कर देगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विच मीन्स लॉस टू मी। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या है, जनरली सभी के सब वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है विद वाटर एंड एयर। सेकंड, डू नॉट करोडेड ईजिली। इसका मतलब यह है कि सपोज करो हमने प्लास्टिक का कंटेनर लिया है ना, इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर हमने कोई केमिकल डाल दिया, तो करोडेड का मतलब है कि इस केमिकल का कुछ पार्ट क्या चला जाएगा, प्लास्टिक में चढ़ जाएगा और कुछ पार्ट प्लास्टिक का किस में आ जाएगा, केमिकल में। तो करोडेड का मतलब क्या है कि जो भी हम केमिकल यूज़ करेंगे, कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसका कुछ पार्ट किस में जा रहा है, प्लास्टिक में, और प्लास्टिक का कुछ पार्ट क्या जा रहा है, उस केमिकल में। और ये ईजिली करोडेड नहीं है, इसलिए यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, यानी कि हम केमिकल्स को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपना प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या है, लाइट वेट है, लोअर प्राइस है, गुड स्ट्रेंथ है और ईजिली हैंडलिंग है। तो प्लास्टिक इज़ लाइट, वही मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, गुड स्ट्रेंथ है तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या ज़्यादा चलेगा, ईजिली हैंडलिंग है तो ये क्या चलेगा, ज़्यादा, इसलिए क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल। तो लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल की वजह से हम प्लास्टिक को बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक में थर्ड पॉइंट है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमने बैकलाइट एंड मेलामाइन का एग्जांपल लिया था, उसके अंदर हमने देखा था कि दोनों के दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए बैकलाइट किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल में। आपने जाके देखोगे तो किचन वेयर्स के जो बहुत सारे हैंडल्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, बैकलाइट से। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे हमारे स्विच बोर्ड है, वायर्स है, वायर्स के ऊपर कोटिंग भी किसकी रहती है, प्लास्टिक की रहती है। स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसके ऊपर भी किसकी कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग। आपके घर में जो टेस्टर रखा होगा उसके ऊपर कोटिंग किसकी होगी, बैकलाइट की, जो कि क्या है, प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक के फर्दर यूज़ देखें तो किस में यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में। पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, जो लिक्विड सिरप्स होते हैं उनकी बॉटल्स भी किसकी होती है, मोस्टली प्लास्टिक की होती है।
और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आप देखोगे सिरिंज है, किससे बना है? प्लास्टिक से। ग्लूकोज की बोतल है, प्लास्टिक से। जो पाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने मेडिकल फील्ड में, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक से। सेकेंड वन इज़ स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर। तो ऐसे कुकवेयर कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्लास्टिक के वेसल्स यूज़ करते हैं, जो उसके अंदर हम खाना डाल के पकाते हैं, वो खाना तो क्या होता है? पक जाता है, लेकिन उस प्लास्टिक के वेसल्स को क्या कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे जो स्पेशल कुकवेयर होते हैं हम जो किचन के अंदर यूज़ करते हैं जनरली माइक्रोवेव और ओवन के अंदर, उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वन इज टेफ्लॉन ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। हम देखेंगे कि हमारे घर में क्या नॉन स्टिक तवा होता है, जिसके ऊपर क्या है? ऑयल आके क्या होता है? स्टिक नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज फायर प्रूफ प्लास्टिक, कि फायर को कौन रेसिस्ट करता है? मेलामाइन फायर को रेसिस्ट करता है। तो मेलामाइन का कुछ पोर्शन, यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन। जो फायर वर्कर्स यूज़ होते हैं, जो फायर इंडस्ट्री में जो फायरमैन काम करते हैं, उनके यूनिफॉर्म में क्या है? मेलामाइन का कुछ पोर्शन होता है। मेलामाइन का पोर्शन क्या करता है? उसको फायर को रेसिस्ट करता है। अगर आपने मेरी इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कॉटन के पॉलीमर का नाम क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.6 प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। इसमें हम देखेंगे कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट आपस में कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें दो टर्म समझनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस टर्म में देखो बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब बैक्टीरिया जो कि डिग्रेड कर देते हैं, और इसमें क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो कि कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस बाय बैक्टीरिया, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली, क्या आएगा? विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे मटेरियल जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं तो क्या करेंगे? अपने क्या होंगे? वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे ना। तो ये वाला चीज़ क्या है? अपना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो ये क्या करेगा? कॉज करेगा क्या? पॉल्यूशन। तो आप डिफरेंस बिटवीन में भी लिख सकते हो कि ये तो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं होते, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, और ये क्या करते हैं? कॉज करते हैं पॉल्यूशन को। तो आप मुझे बताओगे तो प्लास्टिक किसके अंदर आता है? प्लास्टिक जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता, तो प्लास्टिक किसके अंदर आता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप इजीली बता सकते हैं, आप मार्केट में जाते हो तो जनरली प्लास्टिक इतना यूज़ हो रहा है, हम कोई भी चीज़ खरीदते हो तो शॉपकीपर क्या करते हैं? प्लास्टिक के अंदर रैप करके देते हैं। प्लास्टिक के अंदर रैप करके नहीं देंगे तो आप क्या पॉलीथीन बैग पकड़ा देंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इतना सारा हमारे घर के अंदर इतना सारा पॉलीथीन एक्यूमुलेट हो रहा है। अब घर के अंदर तो हम उसे रख नहीं सकते, उसको हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, और थ्रो करते हैं तो वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और क्या कॉज कर रहा है? पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। तो हम देखेंगे कॉजेज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेट। अब कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है? अगर हमारे घर में बहुत सारे पॉलीथीन इकट्ठा हो गए, आप देखोगे पॉलीथीन बैग्स बहुत सारे हो गए, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू हम उसको क्या है? डस्टबिन में दे देंगे। डस्टबिन में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ट्रक क्या है? कचड़े का कहाँ जाके? ऐसे एरिया पे जहाँ पे कचरा डंप करते हैं वहाँ पर अगर कोई हमारा जानवर, स्पेशली काऊ ये खाते हैं, अगर ये स्वेलो कर जाते हैं पॉलीथीन बैग्स को तो क्या कॉज करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका क्या होता है? डैमेज हो जाता है, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या हो जाता है? डैमेज। उनकी जो स्टमक की लाइनिंग में पॉलीथीन बैग फंस जाते हैं तो उनसे क्या होती है? उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर उनके रेस्पिरेटरी पाइप के अंदर फंस गया तो उनको रेस्पिरेटरी कॉज हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका फेल हो जाएगा और उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। सेकेंड आप देखोगे, अगर हमने उस कूड़े को नाली में बहा दिया, नाली में बहाने के बाद क्या हो जाएंगे? हमारे ड्रेन्स क्या हो जाएंगे? क्लॉग हो जाएंगे, है ना। और बारिश आएगी तो क्या होगा? पानी उन ड्रेन्स के थ्रू बाहर नहीं जाएगा और चारों तरफ क्या हो जाएगा? पानी फ्लडिंग आ जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि अगर ये गार्बेज ड्रेन्स के थ्रू नदी में जाएगा, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ड्रेन के थ्रू नदी में जाएगी तो हमारे क्या हो जाएगा? वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। अगर बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा सॉइल के ऊपर तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम इसको जलाते हैं, उस वेस्ट को हम जलाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करते हैं। एक तो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा, और जितना भी बर्न होगा वो पॉइजनस फ्यूम्स उसके अंदर से रिलीज होंगे, जो कि क्या कॉज करेंगी? एयर पॉल्यूशन। तो हम देखेंगे कि एक्यूमुलेशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन की वजह से एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। अपना जलाएंगे, पॉइजनस गैस निकलेगी, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉइल के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ड्रेन्स में एक्यूमुलेट हो गया और ड्रेन्स के थ्रू नदी में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा?
वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है हमारे इन्वायरमेंट में, है ना। अब ये 2 पॉइंट क्लियर करेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ करें जिसकी वजह से प्लास्टिक का यूज़ क्या हो, मिनिमाइज हो जाए। फर्स्ट कि हम पॉलीथीन को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दें और कॉटन और जूट के बैग्स को यूज़ करें। हम दुकानदार के पास जाएँ और पॉलीथीन लेने से मना कर दें और अपने घर से कॉटन या फिर जूट का बैग लेके जाए और उसके अंदर अपना सामान लेके आए। सेकेंड वन इज वेस्ट इज कलेक्टेड सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारे घर का उसको अलग कलेक्ट करें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करके दोनों को सेपरेट हम भेजें। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, एक जगह डंप हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बायोडिग्रेड हो जाए। थर्ड वन इज रिड्यूस। हम प्लास्टिक के यूज़ को ही बिल्कुल रिड्यूस कर दें, कम से कम जितना हो सके हम उसको यूज़ करें। इसके बाद है 5R प्रिंसिपल। इस 5R प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे अबाउट रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिकवर। एंड डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को रोड साइड में या फिर ड्रेन्स में डंप नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर इनको जो हमारे घर में जो कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं कचरा लेने के लिए उसी के अंदर थ्रो करना, हमें इधर उधर थ्रो नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज़ रिसाइकल। अगर प्लास्टिक हमने यूज़ भी कर लिया तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें थर्मोप्लास्टिक यूज़ करना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्लास्टिक कैसे पॉल्यूशन कॉज कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो हम 5R प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है जो एक्यूमुलेट हो जाता है वो भी कम हो जाएगा और जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज कर रहा है प्लास्टिक वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे 5R प्रिंसिपल है जो हमें अपने डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, अपने लाइफ में यूज़ करेंगे, तो जो हमारे जो इन्वायरमेंट के ऊपर प्लास्टिक का बर्डन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ रिफ्यूज। रिफ्यूज़ मतलब हमें कम्प्लीटली रिफ्यूज़ करना है। हमें ये सोचना है कि भाई हमें तो प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करना। आप कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दो प्लास्टिक को यूज़ करने। अब प्लास्टिक को कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कैसे करोगे कि आप पॉलीथीन की बजाय, शॉपकीपर से पॉलीथीन लेने की बजाय आप क्या करो, घर से कॉटन और जूट के कैरी बैग ले जाओ और जाके उसको बोल दो भैया हमारा सामान तो इसके अंदर पैक कर दो। हमने कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया कि कोई भी मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज कर रहा है उस मटेरियल को हमने क्या किया, कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम अपने डेली रूटीन में इस मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड वन इज़ रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब अगर बाय चांस ऐसा केस है कि हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते उस मटेरियल को, हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, तो हम उसकी ज़रूरत को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। कैसे, हम एक शॉपकीपर के पास गए, सपोज़ कर हम सब्ज़ी लेने गए, एक पॉलीथीन में हमने एक सब्ज़ी ले ली, फिर हम सेकंड शॉपकीपर के पास गए, दूसरी सब्ज़ी ली, तो हमें क्या बोलना है, नहीं इसी पॉलीथीन के अंदर क्या कर दो, दूसरा सामान भी इसी के अंदर डाल दो। हमें दूसरे सामान के लिए दूसरी पॉलीथीन और तीसरे सामान के लिए तीसरी पॉलीथीन लेने की नीड नहीं है। तो अगर हम जाते नॉर्मली, तो हम घर में क्या करते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली 7 पॉलीथीन उठा के ले आते हैं ना। लेकिन अब क्या करें, हम रिड्यूस करें, तो इस केस में हम घर में क्या लेके आएंगे, सिर्फ एक ही पॉलीथीन लेके आएंगे। रिड्यूस के अंदर जो मटेरियल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, हमें उसके यूज़ को क्या करना है, रिड्यूस करना है। जहाँ पे एक पर्सन 7 पॉलीथीन यूज़ करता है, अब वो एक ही पॉलीथीन यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का यूज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कम हो जाएगा। ठीक है, रिफ्यूज़ में तो कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दो, हम यूज़ नहीं करेंगे। रिड्यूस में यूज़ करेंगे बट एक लिमिट तक यूज़ करेंगे। थर्ड वन इज़ रीयूज़। अगर हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो उसी पॉलीथीन को, उसी चीज़ को हमें क्या करना है, बार बार रीयूज़ करना है। सपोज़ करो पॉलीथीन हमारे घर में आ गई, अब यही पॉलीथीन हम फर्दर शॉपिंग करने जाएंगे तो उसी पॉलीथीन को लेके जाएंगे, या फिर कोई प्लास्टिक कंटेनर हमारे पास है उसमें कुछ खाने पीने का सामान हमारे घर में है, जो खाली हो जाए तो उसके अंदर हम कुछ सामान भर के रख सकते हैं, तो हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, रीयूज़। ऐसा नहीं कि एक बार उसमें प्रोडक्ट आया, हमने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया और उसको गार्बेज की तरह उस प्लास्टिक को फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। उस प्लास्टिक को हम बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ, रिसाइकल, है ना। अगर ऐसा प्लास्टिक है, ऐसा कोई मटेरियल जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो हमें इसे क्या करना चाहिए, अपने घर में एक कोने में एक्यूमुलेट करना चाहिए और जब कबाड़ी वाला है उसको हमें दे देना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए, भैया अगर ये मटेरियल रिसाइकल हो रहा है तो इस मटेरियल को क्या करो, रिसाइकिल कर दो। ऐसे नहीं उसे गार्बेज समझ के कहीं पर डंप कर दो और वो एक्यूमुलेट हो जाए और सॉइल पोल्यूशन कॉज करे। तो ऐसे मटेरियल्स या ऐसे प्लास्टिक जो रिसाइकल हो सकते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल मतलब दोबारा यूज़ में लेना चाहिए। मे बी उसको डिफॉर्म करके, उसकी शेप चेंज करके, उसका साइज चेंज करके, उसके यूजेस चेंज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिकवर। इस रिसाइकल के अंदर आप है ना पेपर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे
हमारे स्कूल के बुक्स नोटबुक्स जो हमारे काम नहीं आते भर चुके हैं, हम उसको क्या देते हैं, रद्दी वाले को देते हैं। फिर वो फर्दर वो दोबारा उन पेपर्स को बुक्स को यूज़ करके दोबारा से क्या बना देता है, न्यू पेपर बना देता है। अब बात करते हैं हम रिकवर की। रिकवर क्या है, अब ये सारे प्लास्टिक या फिर हम जो कागज़ पेपर यूज़ कर रहे हैं उन सब के लिए क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। कैसे, हम बहुत सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं। अगर हमें पेपर बनाना है तो ऑब्वियसली हमें पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। तो मान लो जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने ही पेड़ हम वापस उगा दें, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिकवर। यानी कि जो हानि हुई है हमें उसको रिकवर करना है, हमें उसको फुलफिल करना है कि जो हानि हुई है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।